हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए भारतीय उपन्यास यानी कि जो उपन्यास है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमने चर्चा जो है प्रमुख विधाओं के बारे में की और इसके बाद हमने गौण विधाओं के बारे में पढ़ा। तो जब आप गद्य विधाओं की प्रमुख विधाओं में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आप चीज़ पढ़ते हैं वो है उपन्यास। अब इन उपन्यासों की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से उपन्यास जो है अब तक लिखे गए हैं और ये किन किन भागों में विभाजित है, तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चाहे आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपको ये टॉपिक जो है पूछा ही जाता है, इन टॉपिक से प्रश्न आपके आते ही हैं। तो यहाँ मैं आप सभी को शुरू से यानी कि एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, तो हम डेली एक एक टॉपिक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपन्यासों की। तो उपन्यासों का जो है गद्य विधाओं में प्रमुख स्थान है। उपन्यासों के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को प्राप्त है। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा का आगमन अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इन उपन्यासकारों में आप जानते होंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के नाम उल्लेखनीय है जो बंगला साहित्य पर रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं बंगला भाषा में होती थी। हिंदी उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ था और कौन सा उपन्यास पहला लिखा गया है इस पे भी विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। तो यहाँ प्रश्न इस टॉपिक से भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने किसको पहला उपन्यास माना है। ठीक है, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वहीं पे बात करें तो देखिए डॉक्टर गोपाल राय ने, अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा रचित भाग्यवती 1877 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। वहीं पे बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने लाला निवास दास कृत परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है और सर्वाधिक जो मान्य है वो यही उपन्यास है। तो इसको याद रख लीजिएगा, हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना जाता है, जो मौलिक उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक उपन्यास किसको माना गया है ये याद रखिएगा। डॉक्टर कृष्णलाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता को पहला हिंदी का उपन्यास माना है। वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को पहला उपन्यास माना है। तो किसने माना है, इसमें से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी और गोपाल राय जो मैंने बताया था, इन तीनों का तो ज़रूर याद रख लें। ठीक है, और सर्वमान्य की बात की तो सर्वमान्य परीक्षा गुरु को ही पहला माना गया है। ठीक है, अब उपन्यासों का विकास किस प्रकार से हुआ है, चलिए इस पे बात कर ले। तो उपन्यासों के विकास की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की प्रेमचंद से पूर्व जो हिंदी उपन्यास लिखे गए, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। अब इसको प्रेमचंद ही नाम क्यों दिया गया, कल भी मैंने आप सभी को ये चर्चा की कि इसको प्रेमचंद युगीन उपन्यास या प्रेमचंद के युग से ही क्यों जाना गया उपन्यास को, क्योंकि प्रेमचंद जो है उपन्यास जगत में एक विशेष ख्याति उन्होंने अपनी हासिल की है और इसी कारण उनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है और इसी कारण जो उपन्यासों का जो क्रम है वो उन्हीं के नाम के अनुसार रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो लिखे गए हैं। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को विकास का सबसे आरंभिक काल माना गया है। ठीक है,
तो जो प्रेमचंद से पहले उपन्यास लिखे गए थे उसमें उपदेशात्मक और मनोरंजन दोनों ही देखने को मिला था। इसके अलावा जो है 4 और भागों में देखने को मिले। यहाँ एक तो आपको उपदेश से संबंधित मिले, मनोरंजन से संबंधित, इसके अलावा 4 कौन कौन से भाग थे तो देखिए, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखे जाते थे, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। ये प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यासों का क्रम था कि किस पे उपन्यास लिखे जाते थे, विषय क्या था, तो इन पे। ठीक है, अब तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की शुरुआत किसने की, तो देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास की शुरुआत की। इन्होंने तिलिस्मी अय्यारी यानी कि तिलिस्मी अय्यारी क्या हो गया कि जादू टोना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब ऐसा हो सकता है, तो तिलिस्मी अय्यारी टाइप का, जादू टाइप का आपको दिखाएंगे। उपन्यासों की रचना करके पाठकों का मनोरंजन किया जाना, और साथ ही यह भी माना जाता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ ये भी दिया है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए, यानी उस टाइम जब ये उपन्यास लिखे गए तो जो हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने भी इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उपन्यासकार ने ऐसे उपन्यास लिखे जो इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों ने उस भाषा को सीखा जो उस भाषा से संबंधित नहीं थे। और इन उपन्यासों की बात करें तो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर आदि हैं। खत्री जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया है कि पाठक के मन में अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। खत्री जी के उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भले ही उच्च कोटि के ना हो, किंतु उनके उपन्यास ने जो है पाठकों को अंत तक बांधे रखने का और मनोरंजन का काम किया है। इसके बाद बात करेंगे हम जासूसी उपन्यासों की। ठीक है, तो देखिए जासूसी उपन्यासों की जब बात की जाती है तो इसमें बाबू गोपाल राय गहमरी से जासूसी उपन्यासों की जो है प्रारंभ माना जाता है। गहमरी जी अंग्रेजी की जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इनके उपन्यास भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल और जासूस पर जासूस, तो ये इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों का आरंभ किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से होता था। इन उपन्यासों में सामाजिक सीख तथा उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि इसमें जो है आपको एक घटना, एक स्पेशल जो है हमें सीखने को मिलती थी कि सीखने को मतलब ये मिलता था कि किस तरीके से जो है जासूसी चीज़ें हैं, एक दर्शकों को बांधे रखना इन उपन्यासों का लक्ष्य था। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाम भी जासूसी उपन्यासकारों में उल्लेखनीय है। इनके उपन्यास हैं जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती आदि। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों की। तो ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनरुत्थानवादी चेतना पर विशेष प्रभाव था और इसमें नाम किशोरीलाल गोस्वामी और गंगा प्रसाद गुप्त का है। और इन्होंने जो है ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने वाले उपन्यासों की रचना जो है इन्होंने की है। अब इनके द्वारा जो है कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, तो इनके ऐतिहासिक उपन्यास है सुल्ताना रज़िया, बेगम व रंग महल में हलाहल, मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी 1905, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917 आदि। वहीं पे गंगा प्रसाद गुप्त के ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो नूरजहां, सी सेनापति, हम्मीर आदि उल्लेखनीय है। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है प्रेमचंद पूर्व में, वो है सामाजिक उपन्यास। तो सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता तथा सौदेश्य परकता की स्पष्ट झलक देखी गई है। लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और ठाकुर जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यास कर रहे हैं। लज्जाराम शर्मा के आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी और आदर्श हिंदू, ये जो है उल्लेखनीय उपन्यास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी व माधव
माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना, तो ये सभी जो है इनके उपन्यास है। वहीं पे इसके बाद बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का अध किला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए इनके भी उपन्यास पूछे जाते हैं परीक्षा में कि हरिऔध जी के उपन्यास कौन से हैं। ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न उपन्यास ने भी विशेष ख्याति प्राप्त की। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में भारतीय तथा पश्चिमी संस्कृति को आमने सामने रखकर भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। हिंदू जाति की नैतिकता तथा नारी के सतीत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया और भारतीय नारीत्व के मूल्यों को बचाने का प्रयास ही नहीं बल्कि पश्चिमी अंधानुकरण के दुष्परिणामों को भी उभारने का प्रयास इन उपन्यासों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस युग के जो उपन्यास लिखे गए यानी कि प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए वो सुधारवादी और उपदेशात्मक थे, जिनका उद्देश्य जो है वो मनोरंजन करना था। और प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए इस उपन्यासों ने जो है पृष्ठभूमि तैयार की है। अब इसके बाद बात करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों के बारे में। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलिस्मी अय्यारी से बाहर निकालकर उसे वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जो वास्तविकता थी, जहाँ जादू वगैरह की बातें हो रही थी, वहाँ से यथार्थ क्या है इस पे उन्होंने जो है उपन्यास लिखनी शुरू की। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण और जातिवादी छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। इन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न वैधव्य जीवन और वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य अपराध के रूप में देखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित। देखिए ये याद कर लीजिएगा किसने लिखा है ये कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद जी के संबंध में। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशाकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। चलिए बात करते हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सेवा सदन। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। और इस उपन्यास में जो समस्याएं थी वो थी दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि। तो वैश्य जीवन पर आधारित जो है ये उपन्यास उन्होंने लिखा। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी। प्रेमचंद ने इसको उर्दू में गोशाए आफियत नाम से ये उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रम नाम से किया, जिसमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह और इसके अलावा जो है कृषक जीवन की समस्याएं आदि को इसमें उद्घाटित किया है। इसके बाद बात करते हैं रंगभूमि की 1925 ईस्वी। तो प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का ये अनुवाद रंगभूमि नाम से है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? भारतीय जनजीवन का रंगमंच। तो रंगमंच और रंगभूमि से याद रखिएगा। इसके नायक सूरदास है। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है कायाकल्प 1926 ईस्वी। यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। अगला उपन्यास है निर्मला 1927 ईस्वी। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोगलिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण जो है देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। तो देखिए प्रेमचंद जी के उपन्यासों से जो प्रश्न आता है वो है इसके उपन्यासों का क्रम, और इसके अलावा कई बार जो है इनके
जो विषय वस्तु है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला उपन्यास है गबन 1931 ईस्वी। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की दृष्टि सृष्टि की है। अगला उपन्यास है कर्मभूमि 1932 ईस्वी। इस उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति भी जागृत की है। अगला उपन्यास है गोदान 1936 ईस्वी। यह प्रेमचंद जी का प्रौढ़तम उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है और इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला और अंतिम उपन्यास उनका जो अपूर्ण रह गया, देखिए अंतिम उपन्यास पूछा जाता है तो गोदान आता है, लेकिन अगर अपूर्ण पूछा जाए तो मंगलसूत्र आता है। यह प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुखता आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रही है, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। तो यहाँ आपने एक बार मुझे कमेंट किया था कुछ समय पूर्व ही कि प्रेमचंद जी यथार्थवादी थे कि आदर्शवादी। तो देखिए पहले जो उनके उपन्यासों का या कहानियों का जो क्रम था वो आदर्शवादी था, लेकिन आदर्शवादी से फिर वो यथार्थवाद और यथार्थवादी से फिर उनके उपन्यासों का जो अंतिम दशक आप देखेंगे उसमें वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हो गए। यानी गोदान में अगर आप देखेंगे तो आपको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का जो दृश्य है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात की कि प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में, प्रेमचंद युगीन। अब उनके समकालीन और भी तो उपन्यासकार हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो उनके समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंभर शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, उग्र वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। प्रसाद जी ने दो प्रमुख उपन्यास कंकाल व तितली की रचना की है। ठीक है, इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं। तो कंकाल 1929 ईस्वी और तितली 1934 ईस्वी। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो अधूरा उपन्यास भी ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें वे अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जबकि तितली में उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप तथा ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया है। अगले उपन्यासकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रेमचंद के अन्य समकालीन उपन्यासों में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास भिखारनी और माँ सम्मिलित है। भिखारनी में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया है। वहीं पे माँ उपन्यास में उन्होंने माँ की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर है, इन समस्याओं पर दिखाया है। अगले उपन्यासकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। वैशाली की नगरवधू, सोना और खून, सोमनाथ, वयम रक्षामः आदि उनके उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें वासुदेव, महावीर, स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। उपन्यास सोना और खून सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करता है। सोमनाथ ऐतिहासिक कहानी को लेकर लिखा गया उपन्यास है। वयम रक्षामः प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान उपन्यास है। चलिए अगले उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। यह भी आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार है। इनके उपन्यास है विदा, विजय। तो देखिए इनके है ना उपन्यासों को आप याद करने के लिए देखिए, नाम क्या है इनका, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। वाह आ रहा है। अब मैं वाह से ही आपको बता दूँ, इनके जितने उपन्यास हैं सब में आपको वाह मिलेगा। विदा, विजय, विकास, बेकसी का मज़ार, विसर्जन, वेदना। तो इनके उपन्यासों को याद करने के लिए आपको ब और व ध्यान में रखना है। इनके उपन्यास क्रमानुसार ब व में ही आएंगे। ठीक है,
बेकसी का मदार एक ऐतिहासिक उपन्यास है तथा शेष सभी उपन्यास जो है वो सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, इनका एक उपन्यास क्या है, ये ऐतिहासिक। श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का जो है चित्रण किया है कि किस प्रकार हम आज अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक लेखक रहे हैं। अगले लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वैश्य वर्ग को बनाया है। ठीक है, इनके उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, कड़ी में कोयला, फागुन के दिन चार और जीजाजी आदि उल्लेखनीय है। तो इनके उपन्यास भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, माधोजी सिंधिया, इनके उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास है, जबकि संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। अगले उपन्यासकार हैं निराला जी। तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश देखने को मिलता है। नारी समस्या की यथार्थता का चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विविधता एवं शिल्पगत नवीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन का भी पुट देखने को मिलता है। तो अभी हमने बात की प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों की। अब बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासकार आए वो किस प्रकार के रहे हैं। तो इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। तो सबसे पहले बात करेंगे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की। तो हिंदी में अनेक उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के आधार पर अपने पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों, विशेषतः यौन प्रवृत्तियों, दमित वासनाओं, कुंठाओं, ग्रंथियों आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिन्हें इस परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। देखिए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें जैनेन्द्र कुमार ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों में विभिन्न पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। सामान्यतः इनके उपन्यासों में नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण हुआ है, किंतु इनकी नारियां पुरुष पात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील एवं सशक्त दृष्टिकोण गोचर होती है। इसलिए इनके उपन्यासों में नायिका प्रधान उपन्यास भी इनके उपन्यासों को कहा जाता है। अगले उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी के पात्र स्वयं कई बार लेखक की ही भांति अत्यधिक अस्पष्ट, अस्वाभाविक एवं विचित्र हो जाते हैं। अतः इनकी भावनाओं के साथ ही सभी परिस्थितियों में तादात्म्य नहीं हो पाता। इनके सुनीता उपन्यास में श्रीकांत अपनी पत्नी को अपने मित्र के साथ अकेले छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है, ताकि दोनों में घनिष्ठता बढ़ सके। चलिए, अगले लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। इनके उपन्यास है लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्तिपद, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी। ये इनके उपन्यास है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछे गए हैं, जिनमें फ्रायड, एडलर, यूंग आदि मनोविश्लेषणकर्ताओं के सिद्धांतों के आधार पर काम, अहम, दंभ, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विभिन्न रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और यथार्थ एवं सजीव रूप में हुआ है। उपन्यास लज्जा में आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है। सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। वहीं भी बात करें पर्दे की रानी की, तो इसमें नायिका निरंजना खूनी पिता और वैश्या माँ की पुत्री है।
उससे इस हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। जहाज का पंछी उपन्यास का नायक एक शिक्षित नवयुवक है। वह कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है। अगले उपन्यासकार हैं अज्ञे जी। इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और इन उपन्यासों में यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है जो कहीं कहीं अत्यधिक अस्वाभाविक एवं असामाजिक भी हो जाता है, इसलिए इनकी कृतियों की निंदा हुई है। शेखर एक जीवनी व्यक्ति मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जाती है। यह फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। वहीं पे बात करें नदी के द्वीप की, तो इस उपन्यास में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। उपन्यास अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव जीवन और उनकी नियति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बाद बात करेंगे, ये हमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकारों की। तो प्रगतिवादी परंपरा के उपन्यासकारों में यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोषों, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति तथा समाज की यथार्थ परिस्थितियों के अंकन के उद्देश्य से उपन्यासों की रचना की है। यशपाल जी का झूठा सच सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में वर्ष 1947 के भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। और इस उपन्यास के बारे में आपने देखा होगा कि कई बार पूछा गया है कि विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगे, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं तथा शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयों तथा कांग्रेसी सरकार की नीतियों का यथावत चित्रण किया है। ये 2 भागों में विभाजित है, वतन और देश का भविष्य। यशपाल जी ने दादा कॉमरेड में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों तथा नेताओं के चरित्र का अंकन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में अपने युग की 3 राजनीतिक धाराओं, गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। वस्तुतः यशपाल जी के सभी उपन्यासों में उनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण एवं समाजवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में वे गहरा विश्वास रखते हैं तथा इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने रचनाओं में पूंजीवादी शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध असंतोष एवं विद्रोह की भावना उद्दीप्त की है। अगले उपन्यासकार है भैरव प्रसाद गुप्त जी। इनके उपन्यास है मशाल, गंगा मैया, सती मैया का चौरा। इन उपन्यासों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं को व्यक्त किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। इनके उपन्यास हैं, देखिए इनके उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। सेठ बाकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन आदि उल्लेखनीय हैं। अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक के जीवन से संबंध करके तत्कालीन जीवन की जटिलताओं का वर्णन किया गया है। वहीं पे बूंद और समुद्र इनका श्रेष्ठतम उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है। वहीं पे बात करें मानस का हंस, तो ये अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें तुलसीदास जी का जीवन है। वहीं पे खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। अब बात करेंगे ऐतिहासिक उपन्यासों की। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और रंगे राघव आदि उल्लेखनीय हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति इनकी ख्याति वो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में मिली है। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके उपन्यास है बाणबंड की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। दोनों उपन्यासों में छठी 7वीं शती में पतोन्मुख भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं सजीव रूप से किया है। राहुल सांकृत्यायन, इनके उपन्यास हैं सी सेनापति, जय योधे आदि। ठीक है, ये ऐतिहासिक उपन्यास की बात की है। तो सी सेनापति और जय योधे राहुल जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिनमें लिच्छवी गण और योधेय गण के संघर्ष का चित्रण है। रंगे राघव, इनके उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, अंधेरों के जुगनू, यशोधरा जीत गई आदि।
और मुर्दों का टीला से प्रश्न अधिकतर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं वातावरण का चित्रण किसमें किया गया है। अंधेरों के जुगनू में महाभारत काल एवं यशोधरा जीत गई में बुद्ध युग का चित्रण किया गया है। अब बात करेंगे आंचलिक उपन्यासों की। तो आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का विकास जो है 1950 के बाद हुआ। आंचलिक संज्ञा का आविष्कार जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कृत मैला आंचल 1954 की भूमिका में हुआ है, परंतु इसका जो सूत्रपात है वो नागार्जुन के उपन्यासों से ही हो चुका था। तो नागार्जुन के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इसमें उल्लेखनीय है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि। नागार्जुन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण गांव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। इनके उपन्यासों में कथानक स्वयं विकसित न होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं, जिसके फलस्वरूप उपन्यासों की जो सृजनता थी वो शिथिल और अवरुद्ध हो गई है। रतिनाथ की चाची उपन्यास मिथिला के जनजीवन की कथा को चित्रित करता है। बलचनमा एक गरीब किसान के बेटे बलचनमा के दुख दर्द की कहानी है। नई पौध उपन्यास में मिथिला के सौराठ मेले में जो बेमेल विवाह है उसको दर्शाया गया है। वहीं पे वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के मछुआरों का जीवन चित्रित किया गया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि मछुआरों का जीवन किसमें चित्रित किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनके उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी, परिति परिकथा 1957 ईस्वी आदि। मैला आंचल उपन्यास में रेणु जी ने किसान जमींदार संघर्ष, राजनीतिक आंदोलन आदि का चित्रित किया है। परिति परिकथा में जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमि दान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं की स्वार्थपरायणता, राजनीतिक पार्टियों की जो धांधली आदि है, इन सभी का चित्रण किया गया है। अब बात करेंगे प्रयोगवादी उपन्यासों की। तो प्रयोगवादी परंपरा के लेखकों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद से मिश्र, गिरधर गोपाल, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा आदि सम्मिलित है। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास कहा जा सकता है। मानव औद्योगिकरण, बदलते परिवेश, भ्रष्टाचार, कुंठा, तनाव, महानगरीय जीवन, अकेलापन, असुरक्षा की भावना से त्रस्त, तो इन सब की ओर जो उपन्यासों का जो क्रम है वो इधर ध्यान गया उपन्यासकारों का। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे तथा न आने वाला कल ऐसा ही उपन्यास है। वहीं पे राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी के संयुक्त प्रयास, तो दोनों ने मिलकर कौन सा लिखा है, 1 इंच मुस्कान, ये पूछा गया है। इसमें खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी को चित्रित किया गया है। मन्नू भंडारी के आपका बंटी उपन्यास में साथ साथ रहे युवक युवती से उत्पन्न संतान, बाद में उनका तलाक होने पर बच्चे पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का चित्रण जो है किया गया है। तमस में भीष्म साहनी ने विभाजन में कुत्सित मानसिकता वाले लोग, जिनका विभाजन के दौरान जो है लोगों ने लाभ उठाया, उनका चित्रण किया गया है। वहीं पे जोशी जी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रदर्शित किया गया है। प्रयोगवादी उपन्यासों में नए नए कथानकों व शिल्पों का प्रयोग किया गया है। गिरधर गोपाल के उपन्यास चांदनी का खंडहर में नवीन शिल्प की दृष्टि का प्रयोग हुआ है। आधुनिक उपन्यासों में शैली के साथ साथ नए नए विषय लिए गए हैं। मानवीय संबंधों के बदलते रूप की इन उपन्यासों में अभिव्यक्त की गई है। हिंदी उपन्यास में ने कम समय में आशातीत उपलब्धि की है। तो ये थे उपन्यासों के विकास का टॉपिक कि उपन्यासों का विकास जो है किस प्रकार से हुआ है। तो आशा है आपको संपूर्ण जानकारी जो है इस पर मिल गई होगी। फिर भी कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रमुख उपन्यास और उनके पात्रों का परिचय लेके आऊँगी। तो आप सभी को चैनल से जुड़े रहना है, ताकि जो भी इस पर वीडियो आए आप सभी के लिए वो क्योंकि लाभदायक है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।